हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेज में। दोस्तों, मैंने फर्स्ट चैप्टर के आगे का वीडियो बनाया है जिसमें मैं आज बात करता हूं आवेश के मात्रक की। देखो, आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश के मात्रक के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Q बराबर IT। I होती है विद्युत धारा और T होता है समय। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक होता है सेकेंड। एम्पियर गुणा सेकेंड। तो ये आवेश का ऐसा ही पद्धति में मात्रक हो गया। आवेश का ऐसा ही पद्धति में मात्रक हो गया एम्पियर गुणा सेकेंड। या आवेश का ऐसा ही पद्धति में मात्रक कूलाम भी होता है। अब देखो, आवेश का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है वो स्टेट कूलाम होता है और 1 कूलाम बराबर 3 गुणा 10 की घात 9 स्टेट कूलाम होता है। 1 कूलाम बराबर कितना होता है? 3 गुणा 10 की घात 9 स्टेट कूलाम होता है। या हम ये बोल सकते हैं कि 1 कूलाम बराबर 3 गुणा 10 की घात 9 फ्रैंकलिन भी होता है, क्योंकि फ्रैंकलिन है वो आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है जिसका नाम एक साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, जिसका मान क्या होता है? 1 कूलाम बराबर होता है 3 गुणा 10 की घात 9 फ्रैंकलिन होता है। आवेश की विमा की बात करते हैं। आवेश की विमा फॉर्मूला हमारे पास था Q बराबर IT। अब I है, I विद्युत धारा होती है, वो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो इसको हम A से नोट करेंगे तो इस पे आ गया A1। T क्या होता है? समय। समय का मात्रक होता है सेकंड, तो समय को व्यक्त करते हैं T से, टाइम से, तो ये हो गया T1। मास हमारे पास है नहीं, लेंथ भी हमारे पास नहीं है, तो M0 L0 T1 A1 ये आवेश की विमा होगी। अब पढ़ते हैं विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में पहले आपको बताऊंगा कि विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के लिए जैसे हम बात करते हैं कि पदार्थ है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ को किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और प्रत्येक परमाणु है वो उसके केंद्रक में स्थित होता है। जैसे प्रत्येक परमाणु से क्या होता है? उसके केंद्रक में स्थित होता है। तो हम बात करते हैं, जैसे नाभिक की बात करते हैं, तो नाभिक के बीच में तो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्र लगाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है जो नाभिक के अंदर है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, अर्थात तो उदासीन होता है। तो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की जितनी मात्रा होती है, इलेक्ट्रॉन पर जितनी मात्रा नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जितनी मात्रा होगी प्रोटॉन पर भी उतनी ही मात्रा होगी, अर्थात किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा क्या होती है? बराबर होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि विद्युत आवेश के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की बात करते हैं, तो विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है ये सिद्धांत। देखो, इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पर क्या उत्तरदायी होता है? केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, न कि प्रोटॉन। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, न कि प्रोटॉन। प्रोटॉन क्यों उत्तरदायी नहीं होता? क्योंकि प्रोटॉन है वो नाभिक से परबल बल से बंधा होता है। प्रोटॉन है वो नाभिक से परबल बल से बंधा रहता है। अब बात करते हैं हम स्वर्ण विद्युतदर्शी की। तो स्वर्ण विद्युतदर्शी क्या होता है? स्वर्ण विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति को ज्ञात करते हैं या आवेश की मात्रा को ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्युतदर्शी क्या हो गया? स्वर्ण विद्युतदर्शी डेफिनेशन वह उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश को ज्ञात किया जाता है उसे स्वर्ण विद्युतदर्शी कहते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर स्वर्ण विद्युतदर्शी का एक उपकरण लिया है, ये हमारे पास उपकरण है, ये पूरा उपकरण है बना हुआ है कांच के जार जी, इसको हम बोलते हैं कांच का जार जी। तो ये पूरा जो जार है वो किसका बना हुआ है? कांच का बना हुआ है, और कांच को हमने नोट कर दिया जी से ग्लास। अब ये स्वर्ण विद्युतदर्शी है, इसके ऊपरी सिरे पर, ये ऊपरी सिरा है, यहाँ पर एक धात्विक गुंडी आड़ लगी होती है,
धात्विक गुंडी क्या लगी होती है, आर लगी होती है। ये हमारे पास जो दे रखे हैं ये होता है कोरक। इसके अंदर ये जो धातु की छड़ है ये क्या होती है, आर। ये धातु की छड़ आर है, इसके ऊपर जो जार है इसके ऊपर क्या लगती है, ऊर्ध्वाधर लगी रहती है। तो हम इसकी सबसे पहले बात करते हैं। तो क्रियाविधि क्या होती है, सर्वप्रथम हम एक कांच का जार जी लेते हैं। कांच के जार जी में धातु की छड़ आर ऊर्ध्वाधर लगी होती है, जिसके ऊपरी सिरे पर धात्विक घुंडी के लगी होती है, जबकि निचले सिरे पर स्वर्ण पत्तियां बंधी होती हैं। ये इसकी क्या हो गई, क्रियाविधि। दोबारा देख लो। सबसे पहले हम एक कांच का जार जी लेते हैं। कांच के जार जी में धात्विक घुंडी आर लगी होती है तथा कांच के जार जी में धातु की छड़ आर है वो ऊर्ध्वाधर लगी होती है। छड़ के ऊपरी सिरे पर धात्विक घुंडी के, जबकि निचले सिरे पर दो स्वर्ण पत्तियां एल एल बंधी होती है। एक स्वर्ण पत्ती ये, तो दो स्वर्ण पत्तियां एल एल बंधी होती हैं। सर्वप्रथम एक कांच की जार जी लेते हैं, जिसके एक धातु की छड़ आर ऊर्ध्वाधर लगी होती है। इस छड़ के ऊपर की ओर एक धात्विक घुंडी तथा नीचे की ओर एक स्वर्ण पत्ती एल लगी होती है। क्रियाविधि देखो। कोई भी आवेशित वस्तु को धात्विक घुंडी के संपर्क में लाते हैं तो आवेश का स्थानांतरण छड़ द्वारा पत्तियों तक पहुंच जाता है और पत्तियों पर प्रतिकर्षण प्रारंभ हो जाता है। प्रतिकर्षण जितना अधिक होगा आवेश उतना ही अधिक होगा। तो हम बात करते हैं कैसे। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक कांच का जार जी लिया। इस कांच के जार जी पर हमने कोई चार्ज ले लिया। हमने क्या लिया, इस जार के पास में धात्विक घुंडी है, उसके पास में हमने कोई आवेशित चार्ज ले लिया। इस आवेशित चार्ज को जैसे ही हम इस धात्विक घुंडी के क्या लेते हैं, संपर्क में लाते हैं, तो जो ये आवेश है ये आवेश इन पत्तियों तक पहुंच जाता है। जो स्वर्ण पत्तियां हैं एल, वहां तक ये पहुंच जाता है। अब ये हमारे पास कांच का जार जी है, ठीक है। तो इन पत्तियों के कारण, जो पत्तियों पर ये चार्ज पहुंच जाता है, इन पत्तियों के कारण इस पर प्रतिकर्षण प्रारंभ हो जाता है। और प्रतिकर्षण प्रारंभ होने पर क्या होगा, यदि प्रतिकर्षण जितना ज्यादा होगा आवेश भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। यदि प्रतिकर्षण कम होता तो आवेश भी क्या होता, कम। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। आवेश संरक्षण के नियम में हम कोई निकाय लेते हैं, उस निकाय पर जैसे हमारे पास बहुत सारे चार्ज हैं Q1 Q2 Q3, ठीक है, n तक हमारे पास उस पर चार्ज है। तो उन सभी चार्जों का बीजगणितीय योग है वो क्या रहता है, नियत रहता है। उसे हम क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या है, हम कोई निकाय लेते हैं, उस निकाय में हमारे पास बहुत सारे चार्ज हैं, उन चार्जों का बीजगणितीय योग है वो क्या रहता है, नियत है। उसे हम क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम। तो देखो देखते हैं, प्रत्येक विलगित निकाय पर प्रत्येक प्रक्रिया के दौरान आवेशों का बीजगणितीय योग नियत रहता है। इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। लिख दिया समेशन Q इज इक्वल टू नियत। यह आवेश संरक्षण का नियम कंप्लीट। अब हम बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल की, आवेश संरक्षण के नियम की एग्जाम्पल की। तो घर्षण प्रक्रिया। घर्षण प्रक्रिया में हमें क्या लेते हैं, जैसे दो निरावेशित वस्तु लेते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में ली, एक तो कांच की छड़ ली थी, एक रेशम का टुकड़ा लिया था, या एक आबुनस की छड़ ली थी, एक बिल्ली की खाल ली थी। उन पे स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं था। वो क्या थी, दो निरावेशित वस्तु थी। उन निरावेशित वस्तु को हमने क्या किया, आपस में रगड़ाया, उन पे क्या करवाया, घर्षण करवाया। तो एक वस्तु पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरी वस्तु पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, घर्षण प्रक्रिया होती है इसकी। एग्जाम्पल आवेश संरक्षण के नियम का। तो देखो, दो निरावेशित वस्तुओं को रगड़ने या घर्षण कराने पर एक वस्तु पर धन आवेश तथा दूसरी वस्तु पर ऋण आवेश आ जाता है, परंतु दोनों वस्तुओं का आवेश शून्य रहता है। अतः रगड़ने से पूर्व तथा रगड़ने के पश्चात आवेश समान रहता है।
तो हमने क्या लिख दिया घर्षण प्रक्रिया में कि जब दो निरावेशित वस्तु को परस्पर रगड़ते हैं या घर्षण कराते हैं तो एक वस्तु पर धनावेश दूसरी वस्तु पर ऋणावेश रहता है और दोनों वस्तु आवेश का मान क्या रहता है, समान रहता है। एग्जाम्पल नंबर 2, नाभिकीय अभिक्रिया रिएक्शन में। नंबर 1 रिएक्शन दे रखी है नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन में हमने ले लिया 4,1H1, ठीक है। तो हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तो यहाँ ये 4 यहाँ पर लगा दिया तो कितना हो गया 4, और द्रव्यमान भी कितना हो गया 4 हो गया। अब ये रिएक्शन हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ऊपर द्रव्यमान संख्या चाहिए 4, तो देखो 2 हीलियम 4 और परमाणु क्रमांक भी कितना चाहिए 4 प्लस 2 1 इलेक्ट्रॉन। देखो 2 और 2 कितना हो गया 4 परमाणु क्रमांक हो गया और द्रव्यमान संख्या कितनी होगी 4 प्लस 0 इजिकल टू 4 और टोटल ऊर्जा ये हो गई हमारे पास। तो क्या हो गई 4,1H1 इज इक्वल टू हीलियम 4 प्लस 2 1 इलेक्ट्रॉन प्लस ऊर्जा। या 1 इलेक्ट्रॉन क्या है पॉजिट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या है पॉजिट्रॉन। दूसरी रिएक्शन देखते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन हम लेते हैं यूरेनियम 235, तो 92 यूरेनियम 235 प्लस न्यूट्रॉन लेते हैं, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता 0, रिएक्शन करते हैं जोड़ते हैं तो कितना हो गया 92 में, तो ये हो गया हमारे पास द्रव्यमान संख्या एक बढ़ गई 236 हो गई, तो 92 में 236 यूरेनियम इज इक्वल टू इस रिएक्शन को हमने सोल्व किया, 2 भागों में डिवाइड कर लिया, 56 बेरियम 141 प्लस 36 क्रिप्टोन 92 प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये रह गई, ये 3 न्यूट्रॉन रह गए प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा रह गई। यहाँ ये क्या है न्यूट्रॉन है। तीसरा एग्जाम्पल है युग्म उत्पादन की घटना में। युग्म उत्पादन की घटना में क्या है कि जब कोई गामा फोटोन जिसकी ऊर्जा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो किसी द्रव्य से अन्योन्य क्रिया कराते हैं तो एक पॉजिट्रॉन व एक इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होती है। इस घटना को युग्म उत्पादन की घटना कहते हैं। तो हमने क्या ले लिया, एक गामा फोटोन ले लिया, इस गामा फोटोन की ऊर्जा हमने मान ली कितनी है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यदि इसको हम क्या करते हैं अन्योन्य क्रिया करवाते हैं तो हमारे पास एक तो पॉजिट्रॉन प्राप्त होता है और एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए।